वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैटल ऑफ खानवा के बारे में बेसिक जानकारियां ले ली थी। आज हमें बैटल ऑफ खानवा के बारे में डिटेल से पढ़ना है। 1527 बैटल ऑफ खानवा आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। जिस तरह से बाबर ने पानीपत के मैदान में पहले से पहुंच के युद्ध नीति बनाई, ठीक उसी तरह से बाबर ने खानवा के मैदान में भी पहले से पहुंच के युद्ध नीति बनाई और कहीं न कहीं वो युद्ध नीति बाबर के जीत का कारण बना। अब हम बैटल ऑफ खानवा के कुछ डिटेल्स जान लेते हैं कि आखिर बाबर को अगर राणा सांगा ने भारत बुलाया तो बाबर राणा सांगा से लड़ने क्यों गया, किन परिस्थितियों के कारण राणा सांगा बाबर से लड़ने आया। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहली चीज़, बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि मुझे दो लोगों ने भारत बुलाया, एक दौलत खान लोदी, दूसरा राणा सांगा। राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में बाबर ने कहा कि राणा सांगा ने अपना एग्रीमेंट ब्रीच किया है। एग्रीमेंट ब्रीच्ड। बाबर एक्यूज्ड या एक्यूजेस राणा सांगा ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर अगर भारत आया होगा तो राणा सांगा ने कहा होगा कि हम बाबर की मदद करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि राणा सांगा खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हरा चुका था। लेकिन फिर भी अगर बाबरनामा में लिखता है तो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मान करके उसके पहलुओं पर गौर करना होगा। तो राणा सांगा के ऊपर बाबर ने एक्यूज़ कराया कि राणा सांगा ने एग्रीमेंट को तोड़ा और इब्राहिम लोदी के मन में उसके प्रति नफरत की भावना बढ़ी। जैसे ही बाबर का दिल्ली आगरा पर कब्जा हो गया, राणा सांगा को लगा वो वापस चला जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं गया। जब वो वापस नहीं गया तो ऐसा लगने लगा कि राणा सांगा का जो साम्राज्य का फैलाव था वो कहीं न कहीं उसके पास मंडराने लग गया। तो राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, दिल्ली पर जीतना चाहता था किसी भी हाल में। तो इस कारण से राणा सांगा भी युद्ध लड़ना चाहता था। अब राणा सांगा राजपूतों में सबसे बड़ा नाम, राणा सांगा। राणा सांगा जब युद्ध में आया, बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ने आया, तो वो 2 लाख की सेना लेकर के आया। 2 लाख सेना थी, 10,000 कैवलरी थी। इतनी बड़ी सेना लेकर के आना और वो भी बाबर के खिलाफ एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। लगभग सभी राजपूत स्टेट्स ने राणा सांगा की मदद की। हसन खान मेवाती, मेदिनी राय, ये सभी लोग अपने अपने सेना को लेकर के आए। मीन्स हम ये कह सकते हैं द इंटायर राजपूत वर अलॉन्ग विथ राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। entire Rajput alliance, because of the prestige of Rana Sanga,
इसका रीज़न ये था कि राणा सांगा का एक प्रेस्टेज था कि वो कभी युद्ध नहीं हारा। तो इस कारण से पूरे राजपूत अलायंस, हम कह सकते हैं राजपूत अलायंस, राणा सांगा के साथ थी। ऑन द अदर हैंड डीमोटिवेटेड, यहाँ पे मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ डीमोटिवेटेड, इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा। डीमोटिवेटेड आर्मी ऑफ बाबर, जिसको बाबर ने मोटिवेट किया कि नहीं, हमें लड़ना है, हमें जीतना है, युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, अगर मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो मैं गाजी का उपाधि लूँगा। और मैं अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, इस्लाम के फैलाव के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। और उसने अपने कोर्ट में सभी प्रकार पर मुस्लिम पर लगने वाले टैक्स बैन करा दिए, और साथ ही उसने वाइन, जो बाबर हमेशा पिया करता था, वो वाइन की बोतलें खाली करा दी, सारा वाइन अपने राज्य में प्रतिबंधित करा दिया, ताकि प्रजा को या सेना को ये लग सके कि नहीं, ये एक सच्चा मुस्लिम है जो इस्लाम को फैलाना चाहता है। तो इस तरह से बाबर ने सेना को प्रेरित किया। बाबर ने जिहाद का नारा दिया इस युद्ध में, ताकि लोगों के मन में ये आए कि हम युद्ध में कुछ भी कर जाएं। तो इस तरह से बाबर ने लोगों को मनाया युद्ध के लिए। 2 लाख सेना के सामने बाबर की कम सेना थी। अब ये 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, और इस कम सेना के साथ युद्ध लड़ना मुश्किल था, लेकिन बाबर के लिए नामुमकिन नहीं था, क्योंकि बाबर 12,000 सैनिक के साथ पानीपत का युद्ध सामने इब्राहिम लोदी 1 लाख सेना के साथ जीत कर आया था। इसका कारण था बाबर के पास तोपें। भारत में तोपों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता था, गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन बाबर के पास तोपें थी। और शुरुआती युद्ध में इन तोपों ने बहुत तबाहियां मचाई, और जैसे तैसे राजपूत सेना संभली। राजपूत सेना संभली ही थी और युद्ध में दोबारा बैकअप कर ही रही थी कि अचानक से एक तीर राणा सांगा को आके लग गई और राणा सांगा बेहोश होकर गिर गया। अब राणा सांगा बेहोश होकर गिर गया तो इसमें एक अफवाह फैली कि राणा सांगा मारा गया और सेना डीमोटिवेट हो गई, जबकि राणा सांगा जीवित था और वो युद्ध छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान पर उसे निकाल लिया गया था। जब तक राणा सांगा को होश आया, युद्ध का परिणाम आ चुका था, राणा सांगा युद्ध हार चुका था। राणा सांगा बीमार था, लेकिन चोट लगी थी उसे, लेकिन उसका विल पावर इतनी मजबूत थी कि 1528 में जब दोबारा बाबर हमला करता है तो मेदिनी राय के खिलाफ वो युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब उसके नोबल्स, जिनको ये लगता है कि ये जो जर्नी है ये ख़तरनाक हो सकती है, अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम युद्ध लड़ सकते हैं, तो उनमें से किसी ने राणा सांगा को जहर देकर मार दिया। और इस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े योद्धा की मृत्यु हो जाती है। उनके अपनों ने उसे जहर दे दिया ताकि उन्हें मेदिनी राय की मदद के लिए न जाना पड़े चंदेरी के युद्ध में। अब 1528 चंदेरी का युद्ध। याद रहे, बैटल ऑफ खानवा के पहले
राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना नाम के स्थान पर हराया था। राणा सांगा डिफीटेड बाबर आर्मी इन बयाना। बयाना में हराया था, इसीलिए बाबर की सेना डिमोटिवेट थी। इसके साथ ही बाबरनामा में सिर्फ और सिर्फ एक ही राजपूत स्टेट के बारे में वर्णन किया गया है, एक ही राजपूत स्टेट के बारे में बताया गया है, वो है मेवाड़। मेवाड़ वही स्थान है जहाँ से राणा सांगा बिलोंग करते थे। इसके अलावा किसी भी स्टेट के बारे में बाबरनामा में नहीं लिखा गया, लेकिन एक ही स्टेट के बारे में लिखा गया है, वो है मेवाड़, यहाँ से राणा सांगा बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ चंदेरी, हमने इसको याद करने का तरीका आप लोगों को इसके पहले की क्लासेस में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में। बाबर फिर से जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाता है। नाउ बाबर इज ट्राइंग टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टुवर्ड्स राजपूताना। राणा सांगा के डिफीट के बाद राजपूताना धीरे धीरे अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी, जो सबको साथ रखती थी, वो राणा सांगा थे। राणा सांगा के बाद कोई सभी राजपूतों को एक नहीं कर पाया, तो मेदिनी राय की हार हुई चंदेरी में। 1529 घग्गर का युद्ध, बैटल ऑफ घग्गर हम लोग इसको कहते हैं, घाघरा भी कहा जाता है, घाघरा का युद्ध। अगर हम इसको देखें तो ये था अफगान और बाबर के बीच। अफगान सेना और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ 1529 में। इसका कोई परिणाम आता इसके पहले बाबर को एग्रीमेंट करना पड़ा, समझौता करना पड़ा और वापस आना पड़ा। अब एग्रीमेंट क्यों करना पड़ा हम ये समझेंगे। जब बाबर अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ने समय ही खबर आई कि काबुल में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है और बाबर को लगा कि हमें यहाँ साम्राज्य फैलाने से ज़्यादा काबुल को बचाना ज़रूरी है, और बाबर अफगानों के साथ एग्रीमेंट करता है और काबुल चला जाता है और वहीं रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का प्रिय पुत्र या सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं दिसंबर 1530 में 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वैसे तो हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून, किस्मत वाला। हुमायूं का मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन इससे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं रहा। कई इतिहासकार इनके बारे में कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के ही मर गया। अब ये क्यों कहते हैं और आखिर हुमायूं का मतलब फॉर्चून है, तो ये किस्मत वाला न होकर के बल्कि बदकिस्मत वाला क्यों कहलाया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।